RBI has recently released its annual report, and there are two different kinds of ways in which we can do the analysis of the annual report. One is a very generic and a layman kind of an analysis जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं, न्यूज़पेपर्स में मिल गया, यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स में मिल गया, आपने उससे एनालिसिस कर लिया. उसके प्रॉब्लम क्या है और एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज ये है दैट यू हैव अ ब्रीफ generic idea about the annual report, but the problem is that this idea will not help you much in the examination. And the second is an in-depth analysis, जहां पे आप दो चीजें कर रहे हो, एक तो पूरी एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हो या पूरी एनुअल रिपोर्ट का समरी पढ़ रहे हो, which is helping you ultimately in cracking a lot of questions in the exam. And the second is you have an idea about the insights or a summary of the annual report as well, जिससे कि आप उस समरी को यूज करके बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हो as to how to decode the annual report itself. In today's session, I'm going to give you those insights. पूरी एनुअल रिपोर्ट कवर करने में आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक टाइम, बट जो मैं इनसाइट्स आपको आज दूंगा उससे बहुत आपको क्लैरिटी मिलेगी एज टू व्हाट आरबीआई हैज डन इन द पास्ट 1 year एंड व्हाट हैज इट रिवील्ड इन इट्स एनुअल रिपोर्ट एंड हाउ डू यू एनालाइज दिस एनुअल रिपोर्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है एग्जाम में क्वेश्चंस को डिकोड करना बाय अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनुअल रिपोर्ट. सो लेट्स बिगिन आवर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ एनुअल रिपोर्ट. ओके, I'll be looking at a lot of facts. मैं जल्दी जल्दी फैक्ट्स के थ्रू जाऊंगा और जहां पे एनालिसिस की जरूरत है मैं वहां पे एनालिसिस करूंगा, बिकॉज इनसाइट्स कहने के लिए इनसाइट्स हैं बट एक्चुअली बहुत सारी इंफॉर्मेशन कवर करने के लिए. आरबीआई 1934 में एज पर सेक्शन 53/2 द रिपोर्ट इज रिलीज्ड एंड प्रेजेंटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये एक सेक्शन है जो आपको याद रखना है. एक और सेक्शन आएगा सेक्शन 47, उसको हम ब्रीफली देखेंगे. नंबर 1, आरबीआई टॉक्स अबाउट डिजिटल पेमेंट्स इन इट्स एनुअल रिपोर्ट. इट सेज 4 out of 5 digital payments are conducted today on UPI. इससे हमें पता लगता है यूपीआई की इंपॉर्टेंस. यहां से क्वेश्चन आता है कि टोटल डिजिटल पेमेंट्स कितनी है, यूपीआई की कितनी है. टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन 2024 164 बिलियन, नंबर याद रखना जरूरी है. आउट ऑफ दिस यूपीआई ट्रांजैक्शंस 131 बिलियन. व्हाट इज द विजन ऑफ आरबीआई फॉर द नेक्स्ट 5 years? 2028-29 तक दे वांट टू टेक यूपीआई टू 20 इंटरनेशनल कंट्रीज अदर देन इंडिया. वो उनका विजन स्टेटमेंट है. आरबीआई की बैलेंस शीट पे आते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है या फिर अंडरस्टैंडिंग की कमी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. उसमें बहुत डेप्थ में हम लोग जाएंगे. साइज क्या है आरबीआई की बैलेंस शीट का? 70.47 लाख करोड़. यू कैन रिमेंबर इट एज 70.5 लाख करोड़ एज वेल. दिस इज द ग्रोथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 11% ओवर द प्रीवियस ईयर. तो 10-11% का ग्रोथ है, मतलब लास्ट ईयर 63 लाख करोड़ के आसपास रही होगी, अभी वो 70 लाख करोड़ बन गई है. साइज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 24%, मतलब हमारी जीडीपी का साइज कितना बन जाता है? अप्रोक्सीमेटली 295 to 300 लाख करोड़. अब ये हमारी पूरी जीडीपी का जो 3 ट्रिलियन बोलते हैं, उसका मतलब यही है 300 लाख करोड़. ये हमारी पूरी जीडीपी का साइज बनता है. इनकम ऑफ आरबीआई इज 2.75 लाख करोड़. एक्सपेंडिचर ऑफ आरबीआई 64,000 करोड़. नेट इनकम हो गई माइनस करके 2.11 लाख करोड़, जो आरबीआई ने अल्टीमेटली पास ऑन किया है सरकार को, गवर्नमेंट को. When the RBI passed on this profit to the government, then 2 points came into picture: contingency risk buffer, contingency fund, economic capital framework. ये सब न्यूज में था. What exactly does this mean? इसको समझना जरूरी है. Contingency fund transfer RBI ने कितना किया है? 43,000 करोड़ in its books. What exactly does it mean? अभी हम समझेंगे, पहले नंबर्स देख लेते हैं. बैलेंस क्या है as of today in contingency fund? 4.28 लाख करोड़. अब contingency fund हर साल बनाता है RBI और हर साल उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड करता रहता है. तो जो पहले बनाया था वो जीरो नहीं हो जाता, इट कीप्स एक्यूमुलेटिंग. इट्स लाइक अ सेविंग्स दैट यू आर क्रिएटिंग, या इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो उसकी तरह हो गया. तो कंटिजेंसी फंड में आरबीआई टुडे हैज 4.28 लाख करोड़ इन इट्स बैलेंस शीट, और इस साल का जो ट्रांसफर है दैट इज अराउंड 43,000 करोड़. ये दोनों नंबर्स याद रखने जरूरी हैं. कंटिजेंसी फंड का पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट आरबीआई फ्रॉम वेरियस रिस्क्स दैट इट फेसेस, एंड नंबर 2, डेप्रिसिएशन एंड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज. आरबीआई बहुत सारी फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करता है, बहुत सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करता है, उसमें रिस्क होता है. फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करी, लेट्स से मॉर्निंग में फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करी, $1 इक्वल टू 70 रुपीज था उस टाइम पे. आफ्टरनून में डेप्रिशिएट हो गया रूपी एंड नाउ इट बिकम 72 रुपीज फॉर $1. इफ आरबीआई हैज डन अ ट्रांजैक्शन इन द मॉर्निंग, इट माइट बी लूजिंग इन द आफ्टरनून. तो ये रिस्क हो गया आरबीआई का, विच इज कॉल्ड एज अ फॉरेक्स रिस्क. ऐसे ही मॉनेटरी रिस्क होता है आरबीआई के, ऑपरेशनल रिस्क होते हैं. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम दोज रिस्क्स, इट हैज केप्ट असाइड सर्टेन मनी. जैसे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा पैसा साइड में रख लेते हैं, कल को कोई अनहोनी हो गई, सम अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस कम्स अप, वी हैव दिस मनी, वी हैव दिस सेविंग दैट वी कैन यूज. Similar is this contingency fund. We'll understand this contingency fund from the perspective of economic capital framework very shortly. Don't worry about it. Okay. बैलेंस शीट साइज जो आरबीआई का है वो चार्ट फॉर्म में
एनुअल रिपोर्ट में आपको दिख जाएगा. दिस इज वेयर वी आर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके आर स्टिल वेरी हाई. हमारा तो कितना है 24%. उनका देखो, यूएस का देखो, यूएस का समवेयर अराउंड 45-50% ऑफ द जीडीपी. उनकी जीडीपी भी 30 ट्रिलियन है, हमारी 3 ट्रिलियन है. 30 ट्रिलियन का 45% इज द साइज ऑफ बैलेंस शीट ऑफ देयर सेंट्रल बैंक. हमारा भी काफी कम है. दिस इज द विजन दैट वी हैव. हमें वहां पहुंचना है, इसीलिए वो कंपैरिजन किया जा रहा है. ठीक है. अब बिफोर कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, 4, 5, आई want to directly jump to point number 6, which is about surplus transfer, जिसमें इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क समझ आएगा, कंटिजेंसी रिस्क बफर समझ आ जाएगा, कंटिजेंसी फंड समझ आ जाएगा. दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू. वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कोई समझा नहीं रहा है. इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है क्या एग्जैक्टली? इट्स अ मेथड फॉर टू थिंग्स. नंबर वन, जो आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है आरबीआई के लिए, द प्रॉफिट दैट इट वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट टू इट्स शेयर होल्डर्स, व्हिच इन दिस केस इज द गवर्नमेंट, दैट इज डिफाइंड बाय इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क. एक फ्रेमवर्क बनाया आरबीआई ने जिसके अकॉर्डिंग वो डिफाइन होता है. ऐसे ही रैंडमली वो कुछ भी प्रॉफिट नहीं दे सकता गवर्नमेंट को. Now this comes under section 47 of RBI Act 1934. Secondly, whatever risk provisions it wants to create, they are also explained under this economic capital framework. In 2018, we had a committee which was led by Bimal Jalan, Dr. Bimal Jalan, which came out with a new economic capital framework. उन्होंने कुछ numbers दिए, उनके basic समझ लेते हैं. They said that the economic capital, what is the meaning of economic capital? I'll explain it to you very shortly. They said the economic capital should be between 20.8% to 25.4% of the balance sheet. Now, this is a very interesting question that can be asked in the examination. Okay, very high chances. Secondly, they also said the contingency risk buffer should be between 5.5 to 6.5% of the balance sheet of RBI. अब ये already RBI ने इस बार 6.5 कर दिया है. This was in news. Now, what is the meaning of contingency risk buffer? What is the meaning of economic capital? आप बताते रहो percentage terms में, मतलब क्या है वो मैं समझा देता हूँ. Economic capital के total there are total of 4 elements. These are number one, capital, reserves, risk provisions, and revaluation balances. What do they mean? Capital is the amount of money that the shareholders have given to the bank. In this case, RBI. सरकार ने 5 करोड़ टोटल कैपिटल डाला हुआ है, बैलेंस शीट में वो दिख जाएगा. रिजर्व्स आर प्रीवियस प्रॉफिट्स दैट आरबीआई हैज केप्ट इट विद इटसेल्फ. तो पुराने जो भी प्रॉफिट्स थे उनको रिजर्व्स बना के आरबीआई ने अपनी बैलेंस शीट में डाला हुआ है. दोज आर रिजर्व्स. रिस्क प्रोविजन का मतलब क्या होता है वो भी समझाता हूं. उससे पहले व्हाट इज दिस रिवैल्यूएशन बैलेंस? Let's say I hold 1 kg gold today, जिसकी वैल्यू है let's say 7 लाख रुपीस. Tomorrow gold becomes expensive. मेरे पास अभी वो 1 kg गोल्ड है, उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपीस. Now in my books I can show the gold as worth rupees 8 lakh, but actually I have not earned a profit of 1 lakh rupees. Actual में तो मेरे हाथ में नहीं आया ना 1 लाख. It's in my books that I'm able to show that the value of this gold now is worth rupees 8 lakh. That is a revaluation of my assets. ऐसे ही revaluation of liabilities can also happen. This revaluation balance as a percentage of economic capital is 73%. मतलब approximately 70%, majority of economic capital is valued by revaluation balances. अब revaluation balance के अंदर आता क्या क्या है? Unrealized gains or profits of RBI that it has not yet realized. ठीक है. जैसे कि आरबीआई ने अभी, जैसे मैंने अभी आपको गोल्ड का एग्जांपल दिया, दैट इज ऑल्सो अनरियलाइज्ड गेन. ऐसा गेन जो अभी रियलाइज नहीं हुआ है. 1 सेकेंड. यस, नेट लॉस फ्रॉम एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस और मूवमेंट. एक्सचेंज रेट्स में कुछ फ्लक्चुएशंस हुए, मूवमेंट्स हुए, उससे भी जो भी लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, दैट ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन बैलेंस. तो जो भी मेरे पास एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं, व्हाटएवर रिवैल्यूएशन इज हैपनिंग इन दोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बट आई एम नॉट एक्चुअली सेलिंग देम और बाइंग देम, दैट कम्स अंडर रिवैल्यूएशन बैलेंस. ऐसे ही गोल्ड प्राइस का फ्लक्चुएशन होना, इंटरेस्ट रेट्स में फ्लक्चुएशन होना, बिकॉज ऑफ विच आई माइट लूज इन द फ्यूचर और आई माइट गेन इन द फ्यूचर, ऑल ऑफ दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन बैलेंस. ये हो गया रिवैल्यूएशन बैलेंस. लास्ट था हमारा रिस्क प्रोविजन, विच वाज द थर्ड एलिमेंट. रिस्क प्रोविजन के 2 एलिमेंट्स हैं. देयर इज कंटिजेंसी फंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंटिजेंसी रिस्क बफर, एंड देयर इज एसेट डेवलपमेंट फंड. नाउ एसेट डेवलपमेंट फंड इज दैट फंड विच इज क्रिएटेड टू इन्वेस्ट इन दी सब्सिडियरीज ऑफ आरबीआई. जो भी आरबीआई की सब्सिडियरीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने एसेट डेवलपमेंट फंड बनाया. देयर इज अनदर फंड व्हिच इज कॉल्ड एज कंटिजेंसी फंड, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. व्हाटएवर फ्यूचर लॉसेस आई माइट हैव, व्हाटएवर अनसर्टेनिटीज, वॉलेटिलिटी आई माइट हैव इन द फ्यूचर, इन ऑर्डर टू डील विद दैट मैंने कुछ प्रोविजन बना के रखा है, एक फंड बनाया है जिसको हम बोलते हैं कंटिजेंसी फंड. तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज, risks, various kinds of risk like monetary risk, exchange rate risk,
ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, इन सब से डील करने के लिए उन्होंने एक फंड बनाया, कंटिजेंसी फंड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज व्हाट आरबीआई हैज डन। कंटिजेंसी रिस्क बफर में उन्होंने 6.5% ऑफ द बैलेंस शीट डाल दिया है, और इकोनॉमिक कैपिटल में विमल जालान कमेटी ने बोला था 20.8% टू 25.4% ऑफ बैलेंस शीट उन्होंने रखना है इकोनॉमिक कैपिटल के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स कम बैक टू पॉइंट नंबर 3, 4, 5 जो आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में रिलीज किया है। व्हाट एग्जैक्टली आर दीस पॉइंट्स? नंबर 1, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आरबीआई सेज, सबसे पहले तो सीबीडीसी एग्जैक्टली है क्या उसको समझना जरूरी है। लॉन्ग बहुत डेप्थ में बाद में समझेंगे, अभी मैं ब्रीफली बताता हूं। आरबीआई सेज इन इट्स एनुअल रिपोर्ट, इट्स एन ई रूपी व्हिच इज डिफाइंड एज लीगल टेंडर। इट इज आल्सो अ लीगल टेंडर, कैन बी अ बेसिक क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, which has been issued by central bank in digital form. There is no physical form of CBDC. It's completely in digital form. That is what differentiates it from normal rupees that you have, जो आपके डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल है बट फिजिकल फॉर्म में भी उसकी बैकिंग है। रिटेल सीबीडीसी सर्कुलेशन एज ऑन टुडे इज 234 crore and some amendments or changes or advances have been made by RBI in order to improve the accessibility and usability of CBDC. What are these? Number 1, थर्ड पार्टी पेमेंट एप्लीकेशन लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब में सीबीडीसी वॉलेट अब आपको दिखने लग जाएगा। नंबर 2, interoperability between UPI and CBDC. If I have, let's say, 10 rupees in my UPI wallet which is connected to my bank account, I can convert those 10 rupees into 10 CBDC now. So that is interoperability between CBDC and my bank account. CBDC wallet और बैंक अकाउंट में ये interoperability भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। ओके, करेंसी इन सर्कुलेशन, टोटल करेंसी सर्कुलेशन में कितनी है? 34.8 लाख करोड़। याद रखना हमारी पूरी इकोनॉमी कितनी थी? 300 लाख करोड़। तो अप्रोक्सीमेटली 12-13% ऑफ आवर जीडीपी इज द करेंसी इन सर्कुलेशन, 34.8 लाख करोड़। आउट ऑफ दिस व्हाट इज द शेयर ऑफ 500 रुपी नोट रिलीज्ड बाय आरबीआई एनुअल रिपोर्ट? ह्यूमंगस 86.5% और 30 लाख करोड़। व्हाई इज इट सो हाई? बिकॉज 2000 का नोट आपने हटा दिया। The entire economy is working on 500 rupee note only, जो भी करेंसी की हम बात करते हैं तो। ओके, काउंटरफीट या फेक नोट्स कम हुए हैं पहले से। इन 2023 देयर वर अ टोटल ऑफ 2,25,000 काउंटरफीट या फेक नोट्स, अभी वो 2,22,000 के आसपास हो गए हैं। इससे ज्यादा डेटा काउंटरफीट नोट्स में बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था। आगे आ जाते हैं, फ्रॉड्स इन द बैंकिंग सेक्टर। फ्रॉड्स की बात करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी, पहले फ्रॉड्स मेजरली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होते थे। आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2020 में अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मनी, आउट ऑफ 1,85,000 वर्थ करोड़ ऑफ फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के 1,48,000 करोड़ थे। अभी एक तो वो टोटल नंबर भी कम हो गया, 13,000 करोड़। साइबर सिक्योरिटी हैज सर्टेनली इंप्रूव्ड, दिस गिव्स अस अ वेरी क्लियर आइडिया। और जो पीएसयूज हैं उनका रेशियो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फ्रॉड्स इट हैज फ्लिप्ड। पहले इन 2020 प्राइवेट बैंक्स में 3,000 फ्रॉड्स रजिस्टर हुए थे और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 4,400, मतलब प्राइवेट बैंक से ज्यादा। इन 2024 प्राइवेट बैंक्स रिपोर्टेड 24,000 फ्रॉड्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिपोर्टेड 7,500 फ्रॉड्स अप्रोक्सीमेटली। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में फ्रॉड्स कम हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं। देयर आर मल्टीपल रीजंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का प्रॉब्लम इतना अच्छा नहीं है compared to public sector banks. Secondly, because private sector banks are expanding into rural areas, expanding into tier 2, tier 3 cities, तो automatically जब उनका बेस बढ़ा होगा कस्टमर्स का तो फ्रॉड्स भी बढ़ेंगे। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस जो हो सकते हैं, जो कि एनुअल रिपोर्ट में कहीं ना कहीं एक्सप्लेन होंगे। जब हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो हम उन रीजंस पे आ पाएंगे। ठीक है, आरबीआई ने जीडीपी के बड़े अच्छे नंबर्स दिए हैं। लेट्स कम टू दोस नंबर्स एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड देम वेरी ब्रीफली। टोटल जीडीपी 7.6% in 2023-24, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3%, ये ग्रोथ है। 7.6% इज द ग्रोथ इन जीडीपी, 3% इज द ग्रोथ इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का जो ग्रोथ है दैट इज 10%। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज नथिंग बट द इन्वेस्टमेंट दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग और द प्राइवेट सेक्टर इज डूइंग। ओके, चेंज इन स्टॉक वैल्यूएबल्स, मतलब शेयर्स वगैरह में जो ग्रोथ हुई है उनकी इन्वेस्टमेंट में, दैट इज ऑल्सो वेरी हाई, 13.8%। ओके, चेंज इन स्टॉक्स और वैल्यूएबल्स, मतलब जो भी आपके पास लग्जरी आइटम्स है उसमें जो चेंजेस है दैट इज ऑल्सो वेरी हाई। नेट एक्सपोर्ट्स में हमारे इंपोर्ट्स की ग्रोथ ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ बहुत कम है। एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग बाय 1.5%, इंपोर्ट्स हैव ग्रोन बाय अप्रोक्सीमेटली 11%। तो ये बेसिक नंबर्स हैं जो हमने अभी के लिए समझ लिए हैं। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, अल्टीमेटली इससे हमने समझा क्या कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स,
These are the two things that are driving growth to a large extent. Consumption expenditure आप देख रहे हो 3% से ग्रो हुआ है बस. एक्चुअल में जो मेजर एक्सपेंडिचर आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट से आ रहा है. इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स. दैट इज व्हाट ड्राइविंग दी ग्रोथ इन आवर कंट्री, जीडीपी ग्रोथ इन आवर कंट्री. फाइनेंशियल सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा नंबर है जो आरबीआई ने दिया है अपनी रिपोर्ट में. दिखने में दूर से लगता है कि फाइनेंशियल सेविंग्स बहुत बड़ी है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं. ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग 2017-18 मैंने कंपैरिजन करने के लिए लिया है. ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग 10.9% है हमारी. अभी बहुत छोटा दिख रहा होगा बट मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा. हमारा जिस्ट क्या है या फिर हमारा कंक्लूजन क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ये डॉक्यूमेंट में भी आपको दे दूंगा, यू कैन फाइंड इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल या ग्रुप, वहां से ले सकते हो और अच्छे समझ आ जाएगा. बस ऐसे ही पढ़ोगे बिना मेरे एनालिसिस के तो शायद समझ ना आए. नंबर 1, सेविंग्स इन करेंसी हैज नॉर्मलाइज्ड. तो करेंसी में जो सेविंग होती है, अभी फाइनेंशियल सेविंग की बात हो रही है हाउस होल्ड की, करेंसी में जो सेविंग होती है वो नॉर्मलाइज हुई है, मतलब बहुत बढ़ गई थी. बिकॉज आफ्टर कोविड, एट द टाइम ऑफ कोविड पीपल वांटेड टू सेव मोर बिकॉज दे डिडंट नो कल बचेंगे नहीं बचेंगे, हेल्थ के सेंटर में जाएंगे, कैश चाहिए होगा, सो इट इंक्रीज्ड एकदम से. बट नाउ इट हैज नॉर्मलाइज्ड. ओके, फाइनेंशियल सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स हैज इंक्रीज्ड. फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द रीजन बिहाइंड दिस कि लोगों की फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ी हैं. शेयर्स एंड डिबेंचर्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज्ड इन द लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में देखोगे पिछले 10 साल से अभी काफी बढ़ गया है. प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड हैज इंक्रीज्ड कंसिस्टेंटली. एकदम स्टार्क इंक्रीज नहीं है बट कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है. फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैव आल्सो गॉन अप. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. हमारी फाइनेंशियल सेविंग्स तो बढ़ रही है हाउस होल्ड्स की, but at the same time financial liabilities have also gone up of these of the household sector in India. Okay, GVA growth. I hope you remember and understand the difference between GVA and GDP. Major मैं GVA growth के numbers बताता हूँ. 6.9% is the combined GVA growth at basic prices. Agriculture में देखोगे the growth is so low, 0.7%. At the time of COVID, agriculture was the one defining the growth in India, and now it has gone back to very low numbers. This shows us that agriculture might be in distress, जो अभी हमें नहीं दिख रहा है. Industry has grown by 8.3%. Services have grown by 7.9%. Services में major growth कहाँ पे दिखी है? Construction में number 1 and secondly financial sector में. Financial, real estate and professional services, जो ये services होती हैं इसमें काफी अच्छी growth है. Construction में काफी अच्छी growth है. In services, industry में अच्छी growth है but agriculture is lagging behind. This is the analysis that we can make from this chart. Labor force participation, which is about unemployment and employment, उसमें हमें क्या numbers मिल रहे हैं? Workforce participation rate here, workers participation rate is 56%. Workers participation rate क्या होता है? Total workers in the economy upon total population. उसके साथ एक और होता है labor force participation rate, which is 58%, very similar to workers participation rate. यहाँ पे वर्कर्स की जगह हमारा लेबर फोर्स आ जाता है एंड टोटल पॉपुलेशन नहीं आती, टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन आती 15 to 64. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2%. इसका अगर हम डिवीजन करें, रूरल में 2.4%, अर्बन में 5.4%. अर्बन में ज्यादा क्यों होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट? बिकॉज पीपल आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन एजुकेशन एज वेल. तो 15 to 64 में 15 to 20, 15 to 25 इस एज ग्रुप के लोग पढ़ ही रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं इफ दे विलिंग एंड एबल टू वर्क. ओके, सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट. मैंने काफी छोटे उसमें समराइज करके आपके लिए डाला है. बैंकिंग का कुछ मैं आपको डेटा देता हूं. लेट्स कम टू क्रेडिट फर्स्ट, बिकॉज बैंकिंग का सबसे मेजर जो चेंज आया वो हुआ है क्रेडिट में. क्रेडिट ग्रोथ, द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स हैव गिवन आउट टू द पीपल, टू द इंडस्ट्री, वहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या है? नंबर 1, द वेज हैज फ्लिप्ड. अब एग्जैक्टली ये वेज क्या है? पहले क्या होता था? हमारा डिपॉजिट यूज्ड टू बी हायर देन द क्रेडिट. क्रेडिट कम देते थे, डिपॉजिट ज्यादा होता था. अभी वो फ्लिप हो गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे. क्रेडिट हैज गॉन अप, डिपॉजिट हैज गॉन डाउन. क्रेडिट ज्यादा है, डिपॉजिट्स कम है, सो द वेज हैज फ्लिप्ड. दिस इज नंबर 1 एनालिसिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्रेडिट ग्रोथ कितना हुआ है बैंकिंग सेक्टर का ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट ईयर से अभी कंपेयर करें तो 16.3% is the credit growth. Very important number, can be asked in the examination. डिविजन करें, प्राइवेट बैंक्स में क्रेडिट ग्रोथ इज अप्रोक्सीमेटली 20%, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अप्रोक्सीमेटली 15%. अप्रोक्सीमेटली नंबर्स भी याद रखोगे, इट विल बी गुड इनफ फॉर यू. ओके, 39% शेयर इन टोटल क्रेडिट. टोटल क्रेडिट जो भी इंडस्ट्री में दिया जा रहा है सब लोगों को, उसमें प्राइवेट सेक्टर का जो
शेयर है दैट इज समवेयर अराउंड 40% और 60% के आसपास जो शेयर है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का अभी भी ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर इज कैचिंग अप वेरी फास्ट, दैट इज अ गुड थिंग। ओके, ये हो गया हमारा क्रेडिट का बेसिक डेटा। उसके बाद मैं क्रेडिट का थोड़े और नंबर्स बता देता हूं। नॉन फूड क्रेडिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉन फूड क्रेडिट में शेयर क्या है हमारा, ग्रोथ हमने देख लिया 16.3%। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन नॉन फूड क्रेडिट, पर्सनल लोन्स, तो नॉन फूड क्रेडिट लोग किस लिए ले रहे हैं, 40% ऑफ द लोन्स आर गोइंग एज पर्सनल लोन्स, सर्विसेज 30%, इंडस्ट्री 15%, एग्रीकल्चर 15%। तो मेजर जो हमारा नॉन फूड क्रेडिट जा रहा है वो पर्सनल लोन्स में जा रहा है, और पर्सनल लोन्स में ग्रोथ कितना है, अप्रोक्सीमेटली 17.7%, विच इज ऑल्सो वेरी हाई विज अ द प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, तो पर्सनल लोन्स मेजर हमारा क्रेडिट यहां जा रहा है, फिर सर्विस लोन्स में, फिर इंडस्ट्री लोन्स में, फिर एग्रीकल्चरल लोन्स में। ठीक है, तो ये मेजर मैंने आपको बता दिया। अभी बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर बची हैं, डॉक्यूमेंट काफी लंबा है, मैंने काफी कुछ चीजें डाली हैं। द एंटायर डॉक्यूमेंट यू कैन फाइंड ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप, मैं उसमें डाल दूंगा, मेरी टीम उसमें डाल देगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट, यूज इट। आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, पर्सपेक्टिव मिलेगा, हाउ एग्जैक्टली डू यू रीड एंड हाउ डू यू decode the annual report and use it for yourself. बहुत जल्दी, as soon as I'm done with the entire annual report chapter wise, I'll put it out to you, I'll give it to you. हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं उसको, अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हैं, एक वेबिनार रख सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस दैट, जिससे कि आपको भी क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली एनुअल रिपोर्ट से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ओके, if you like the video, do not forget to subscribe to my channel and you can check out my courses on my website www.anujindal.in. I'll see you very soon guys. I hope you love the lecture. Take care. Bye bye. Jai Hind.